बिहार के एक छोटे से गांव में इस कहानी की शुरुआत होती है और हम भैया जी को देखते हैं। घर पर भैया जी की शादी की तैयारियां चल रही है। सब लोग बहुत खुश थे। एट द सेम टाइम भैया जी का छोटा सौतेला भाई वेदांत दिल्ली से घर वापस आने की तैयारियां करता है। वो अपने दोस्तों के साथ रेलवे स्टेशन आता है। भैया जी बार बार फोन करके वेदांत से पल पल की खबर लेते हैं, क्योंकि वो अपने छोटे भाई वेदांत से बहुत प्यार करते थे। और वेदांत भी फोन पर भैया जी और अपनी होने वाली भाभी को बताता है कि मैं स्टेशन के बाहर खड़ा हूँ, कुछ खाने के बाद ट्रेन में बैठ जाऊंगा। इधर शादी की तैयारियों में जबरदस्त नाच गाना होता है और थोड़ी देर बाद भैया जी फिर से वेदांत को कॉल करते हैं, लेकिन इस बार वेदांत फोन नहीं उठाता। अगली सुबह कुछ लोग रेलवे स्टेशन पर वेदांत को पिक करने के लिए जाते हैं तो पता चलता है कि वेदांत और उसके दोस्त आए ही नहीं। परेशान होकर भैया जी वेदांत के दोस्तों को भी फोन करते हैं, लेकिन उनका भी फोन बंद था। कुछ अनहोनी होने की आशंका में भैया जी का दिल बैठा जा रहा था। हर कोई परेशान था कि आखिर वेदांत कहाँ गया। तभी दिल्ली के एक पुलिस स्टेशन से भैया जी को कॉल आता है। पुलिस वाला कहता है कि आपके भाई का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, आप बस जल्दी से दिल्ली आ जाइए। एक्सीडेंट की बात सुनकर घर पर सभी लोग रोने लगते हैं। भैया जी सबको चुप करवाते हैं और अपने दो आदमियों के साथ लेकर दिल्ली पहुंच जाते हैं। एसआई मगन से मिलते हैं। मगन भैया जी को बताता है कि वेदांत अपने दोस्तों के साथ शराब पीकर बीच सड़क में चल रहा था, तब उसका एक्सीडेंट हुआ है और उसकी मौत हो गई है। मुझे आपको फोन पर यह बताना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने आपको पहले यहाँ बुला लिया। भैया जी को उसकी बातों पर यकीन ही नहीं होता, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता था कि वेदांत कभी शराब नहीं पीता। इसके बाद भी वो मगन से पूछते हैं कि वेदांत कहाँ है। मगन उन्हें मुर्दा घर में लेके जाता है। वार्डन उन्हें एक बॉडी दिखाता है जो वेदांत की नहीं थी। भैया जी गुस्से में उस वार्डन की पिटाई करने लगते हैं कि आखिर वेदांत कहाँ है। तो वार्डन बताता है कि वेदांत की बॉडी गलती से एक अनक्लेम बॉडी से रिप्लेस हो गई है और वो लोग वेदांत की बॉडी को जलाने लेकर गए हैं। दूसरी तरफ हम अभिमन्यु सिंह और उसके बाप चंद्रभान सिंह को देखते हैं। वो दोनों वेदांत की बॉडी को लेकर जाते हैं। वेदांत की सांसें अब भी चल रही थी, लेकिन ये दोनों वेदांत को जलती हुई आग में फेंक देते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब ये दोनों कौन है इसके बारे में अभी आगे बताऊंगा। इधर आग में जलकर वेदांत की मौत हो जाती है। थोड़ी देर में भैया जी भी वहां पहुंचते हैं, लेकिन वो वेदांत को जलते हुए देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाते। चिता ठंडी होने के बाद भैया जी रोते हुए वेदांत की अस्थियों को लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। घर जाने से पहले वो रेलवे स्टेशन जाते हैं और यहीं पर उनकी मुलाकात वेदांत के दोस्तों से होती है। वो दोनों भैया जी को बताते हैं कि वेदांत का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि उसे मार दिया गया। दरअसल उस वक्त वेदांत और उसके दोस्त ठेले पर पराठा खाने के लिए रुके थे और जैसे ही ठेले वाला वेदांत के दोस्त को पराठा देता है, अभिमन्यु का एक दोस्त उसके हाथ से पराठा छीन लेता है और खाने लगता है। इसी बात को लेकर उनके बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। वो लोग अपनी गन निकालकर वेदांत और उसके दोस्तों को धमकाने लगते हैं और धक्का मुक्की में अभिमन्यु पराठे वाले तवे पर गिर जाता है। उसका चेहरा बुरी तरह से जल जाता है। बदला लेने के लिए अभिमन्यु वेदांत के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ा देता है और वेदांत के दोस्त डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। ये सुनकर भैया जी उनसे पूछते हैं कि तुम कैसे दोस्त हो जो अपने दोस्त को मुसीबत में छोड़कर भाग गए। खैर वो वेदांत की अस्थियों को लेकर घर वापस जाते हैं। सबको बताते हैं कि उन लोगों ने वेदांत को मार डाला। पूरा गांव मिलकर वेदांत का अंतिम संस्कार कर देता है और उसके श्राद्ध के लिए एक पेड़ पर खाना लटका दिया जाता है। थोड़ी देर में एक कौवा आता है, लेकिन वो बिना कुछ खाए ही चला जाता है। वेदांत की माँ ये देखकर रोने लगती है और भैया जी से कहती है, जब तक तू वेदांत के कातिलों से उसका बदला नहीं ले लेता, तब तक वेदांत की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। भैया जी को भी जगह जगह पर वेदांत की आत्मा दिखाई देती है, जैसे कि वो भैया जी से बदला लेने के लिए कह रहा हो। आखिरकार भैया जी अपने स्टोर रूम में जाते हैं और एक पुरानी बोरी में से अपना पुराना फावड़ा लेकर बाहर आते हैं। तो भैया जी को देखते ही पूरे गांव के लोग अपना सर झुका लेते हैं। इसी के साथ हम भैया जी की बैक स्टोरी के बारे में जानते हैं। दरअसल भैया जी के पिताजी भी समाज सेवा किया करते थे और बड़े होने के बाद भैया जी भी अपने बाप की तरह समाज सेवा में लग गए। लेकिन भैया जी का अंदाज थोड़ा अलग था। एक तरफ भैया जी के पिताजी शांति से बातचीत करके मामले को संभालते थे, तो दूसरी तरफ भैया जी जरूरत पड़ने पर किसी का भी हाथ पैर तोड़ देते थे और इसी वजह से दोनों बाप बेटे एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। धीरे धीरे भैया जी की पावर इतनी बढ़ गई कि उनके इशारों पर राज्यों की सरकार तक बदल जाती थी। MP, MLA, मिनिस्टर उनके इशारों पर दौड़े चले जाते थे। लेकिन एक दिन उनके पिताजी की मौत हो गई। मरने से पहले उन्होंने भैया जी को कसम दी थी कि आज के बाद तुम अपनी गुंडागर्दी छोड़ दोगे। उस दिन के बाद से भैया जी बड़ी शांत जिंदगी जी रहे थे, लेकिन आज अपने भाई के कातिलों से बदला लेने के लिए वो अपनी ये कसम तोड़ देते हैं। उनकी गैंग का सिंबल लेकर एक आदमी पूरे इलाके में चक्कर लगाता है और इस सिंबल को देखते ही सब लोग अपना अपना काम छोड़कर भैया जी के घर पहुंच जाते हैं।
सरकारी दफ्तरों में भी ये सिंबल दिखाया जाता है, जिसे देखते ही पुलिस वालों का मुंह निकल जाता है और सब लोग समझ जाते हैं कि जो भैया जी गुंडागर्दी छोड़ चुका था वो वापस आ चुका है। ये लोग दिल्ली पहुंचकर एसआई मगन को उठा लेते हैं। पूछने पर मगन भैया जी को बताता है कि तुम्हारे भाई को मारने वाला चंद्रभान सिंह का बेटा अभिमन्यु है। दरअसल भैया जी की तरह ही चंद्रभान सिंह भी एक बाहुबली है और उसके कंट्रोल में भी बहुत सारे एमएलए हैं। सत्ता पार्टी को भी वो जबरदस्त फंडिंग करता है और इसी वजह से कोई भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता। चंद्रभान अपने बेटे से बहुत प्यार करता है और अभिमन्यु भी अपने बाप की पावर की वजह से जगह जगह गुंडागर्दी करता है, लड़कियों का रेप कर देता है, मर्डर कर देता है। लेकिन चंद्रभान अपने बिगड़ेल बेटे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे इसके लिए उसे किसी को मारना भी पड़े। मगन से चंद्रभान के बारे में सब कुछ जानने के बाद भैया जी मगन को छोड़ देते हैं। मगन चंद्रभान के घर आता है और उसे बताता है कि वेदांत का भाई भैया जी बदला लेने के लिए आ रहा है, मगर चंद्रभान भी उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। लेकिन भैया जी का नाम सुनते ही उनके घर में काम करने वाला पंडित बाहर आता है और उन्हें भैया जी के बारे में सब कुछ बताता है कि भैया जी बिहार में किंग मेकर है। उसी वक्त भैया जी भी चंद्रभान के घर आता है। उसके साथ साथ उसका पूरा गांव आया हुआ था। वो चंद्रभान से हाथ जोड़कर कहता है कि आपके बेटे ने जो किया है उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए, आप अपने बेटे को मेरे हवाले कर दो। चंद्रभान मना कर देता है और उसे कहता है कि तुम 50 करोड़ 100 करोड़ जो भी बोलो दे दूंगा, लेकिन इस मामले को यही खत्म कर दो। अभिमन्यु घर के अंदर बैठकर वीडियो कॉल पर ये सब कुछ देख रहा होता है। भैया जी कहता है कि मैं तुम्हें 200 करोड़ देता हूँ, लेकिन तुम अपने बेटे को मेरे हवाले कर दो, क्योंकि जब तक उसे सजा नहीं मिलेगी मेरे भाई की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। उन दोनों के बीच कुछ टाइम तक बहस होती है और आखिर में भैया जी कहता है कि मैं आपको 24 घंटे दे रहा हूँ, अपने बेटे को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो यहाँ मौत का तांडव होगा। फिर भैया जी अपने लोगों को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अपने ठिकाने पर आने के बाद भैया जी अपने गांव वालों से घर लौट जाने के लिए कहते हैं। उनमें से कई सारे बूढ़े लोग भी थे जो भैया जी के लिए अपनी जान देने को तैयार थे। खैर सिर्फ 2 लोगों को छोड़कर बाकी लोग गांव वापस लौट जाते हैं। इधर चंद्रशेखर अपने बेटे को विदेश भेजने की तैयारी करता है। तभी उसका एक नौकर भैया जी को कॉल करके बता देता है भैया जी अपने आदमियों के साथ अभिमन्यु का पीछा करते हैं और एक ब्रिज पर वो अभिमन्यु को पकड़ लेते हैं। तभी चंद्रशेखर भी अपने बहुत सारे गुंडों के साथ वहां पहुंच जाता है और भैया जी को बताता है कि तुम्हें पकड़ने के लिए मारने के लिए ये मेरी एक चाल थी। चंद्रशेखर ने जानबूझकर अपने नौकर से भैया जी को खबर दिलवाई थी। चंद्रशेखर के इशारे पर उसके गुंडे भैया जी को मारना शुरू कर देते हैं। भैया जी अकेले ही उनके साथ फाइट करते हैं और आखिर में चंद्रशेखर भैया जी को गोली मार देते हैं, जिससे कि भैया जी नीचे नदी में गिर जाते हैं। भैया जी के दोस्त उसे नदी से निकाल लेते हैं और उसे लेकर एक सुनसान अड्डे पर चले जाते हैं। इधर चंद्रशेखर के आदमी भी नदी में भैया जी की लाश को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें लाश नहीं मिलती, जिससे कि चंद्रशेखर को यकीन हो जाता है कि भैया जी अभी भी जिंदा है। वो अपने सभी आदमियों से उन सबको ढूंढने के लिए कहता है। दूसरी तरफ भैया जी के आदमी उनके होने वाली बीवी मिताली को कॉल करते हैं और उसे बताते हैं कि भैया जी को गोली लगी है, आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। मिताली के साथ भैया जी की सौतेली माँ भी दिल्ली आ जाती है। चंद्रशेखर के आदमी उन्हें चारों तरफ ढूंढ रहे थे। उन सब से बचते हुए वो लोग किसी तरह से भैया जी को एक हॉस्पिटल में लेकर आते हैं। हॉस्पिटल के बेसमेंट में भैया जी का इलाज शुरू हो जाता है। इधर पूरी दिल्ली में ये बात फैल जाती है कि 2 बाहुबली एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। सत्ता पार्टी के नेता एक मीटिंग करते हैं। एक आदमी से हाई कमांड पूछता है कि आखिर मामला क्या है। तब एक नेता उन्हें बताता है कि ये दोनों बाहुबली हैं। भैया जी के कंट्रोल में पूरा बिहार है, तो चंद्रशेखर के कंट्रोल में 7-8 एमएलए हैं, लेकिन वो पार्टी को जमकर फंड देता है। हाई कमान कहता है कि इसका मतलब हम कुछ भी नहीं कर सकते, उन दोनों को खुद ही निपटने देते हैं। इसके बाद वो नेता तुरंत चंद्रशेखर को कॉल करता है और कहता है कि देखो तुम्हारे सामने भैया जी की कोई औकात नहीं, तुम पार्टी फंड में पैसे भेजो और जो चाहे करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इधर हॉस्पिटल में भैया जी को भी होश आ जाता है। वो मिताली और माँ को देखने के बाद परेशान हो जाते हैं और दोनों को वापस जाने के लिए कहते हैं। मिताली उसकी बात नहीं मानती और उसे कहती है कि हम ओलंपिक शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, हम आपकी मदद कर सकते हैं। इसके बाद भैया जी के कहने पर एक आदमी माँ को लेकर घर चला जाता है। उधर भैया जी के गांव में रहने वाले कुछ बूढ़े आदमी सोमनाथ नाम के एक आदमी से मिलने के लिए जाते हैं। ये सोमनाथ वही पंडित था जो चंद्रशेखर के घर में काम करता था। बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि तुझे याद तो होगा कि जब तू गांव आया था तब गुंडों ने तेरी बेटी को अगवा कर लिया था और तुमसे फिरौती मांग रहे थे, तो भैया जी ने तेरी बेटी को बचाया था, लेकिन उसके आगे का तुझे पता नहीं है। उसी दुश्मनी की वजह से उन गुंडों ने भैया जी के परिवार पर हमला किया था, जिसमें कि उनके पिताजी की मौत हो गई थी।
इसलिए आज तुझे भैया जी की मदद करनी होगी। ये सुनकर सोमनाथ भी मदद के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ चंद्रशेखर अपने आदमियों के साथ मीटिंग करता है और वो लोग पार्टी फंड का सारा पैसा इकट्ठा करके कहाँ और कब डिलीवरी करनी है प्लान बना रहे होते हैं। मगन भी इस मीटिंग में शामिल होता है, लेकिन चंद्रशेखर उसे भगा देता है क्योंकि मगन ने ही भैया जी को चंद्रशेखर के बारे में बताया था और वही भैया जी को उसके घर भी लेकर आया था। इसके बाद चंद्रशेखर अपने बेटे से कहता है कि कल तुम लोग रेलवे यार्ड में पैसा पहुंचा देना, बाकी सरकार के लोग देख लेंगे। फिर चंद्रशेखर को भैया जी के ठिकाने के बारे में पता चल जाता है और उसके आदमी भैया जी को मारने के लिए पहुंच जाते हैं। भैया जी सो रहे थे। जैसा कि मैंने बताया था कि मिताली ओलंपिक शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट है, वो अपनी शूटिंग गन निकाल लेती है और एक एक करके सभी गुंडों को गोली मारने लगती है। तभी एक विलन पीछे से आता है और मिताली के सर पर वार कर देता है। मिताली नीचे गिर जाती है और जैसे ही वो आदमी मिताली को मारने वाला था, भैया जी उसे मार देते हैं। तभी मगन भी भैया जी के पास आता है और उसे पार्टी फंड वाले पैसों के बारे में बताता है। अगले दिन अभिमन्यु अपने आदमियों के साथ रेलवे यार्ड में जाता है। वो पैसों को मालगाड़ी में लोड करवा रहे थे, तभी भैया जी भी वहां पहुंच जाते हैं और सभी विलन्स की जमकर धुलाई करते हैं। वो अभिमन्यु को पकड़ लेते हैं और उसे मारने के लिए रेलवे ट्रैक पर लिटा देते हैं। तभी अभिमन्यु उसे अपना फोन निकाल कर देता है। वीडियो कॉल पर चंद्रशेखर उसे दिखाता है कि मैंने तेरी माँ को उठवा लिया है, अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो मैं तेरी माँ को मार डालूंगा। वो माँ को क्रेन से लटका देता है और नीचे चारों तरफ आग लगवा देता है। भैया जी माँ को बचाने के लिए चंद्रशेखर के घर पहुंच जाता है। वो गाड़ी लेकर सीधी चलती हुई आग में घुस जाता है और माँ को बचाकर बाहर आ जाता है। चंद्रशेखर के गुंडे उन पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से मिताली भी उनकी मदद करती है। वो अपनी स्नाइपर गन लेकर दूर से ही कई सारे विलन्स को शूट कर देती है और आखिरकार बूढ़े आदमी और सोमनाथ की मदद से भैया जी माँ को बाहर भेज देते हैं। वो बूढ़ा आदमी अपने एक हाथ का पंजा दिखाकर भैया जी को इशारा करता है। दरअसल सोमनाथ ने चंद्रशेखर के पूरे घर में भैया जी के लिए हथियार छुपा कर रख दिए थे और सब जगह उसने अपने पंजे से निशान बनाया था। भैया जी और मिताली दोनों मिलकर काफी देर तक फाइट करते हैं, जिसमें सोमनाथ के छुपाए हुए हथियार भैया जी के बहुत काम आते हैं और आखिर में भैया जी चंद्रशेखर और उसके बेटे दोनों को उसी आग में फेंक देते हैं जो चंद्रशेखर ने उसकी माँ को जलाने के लिए लगाई थी। इसी के साथ भैया जी का बदला भी पूरा हो जाता है। वो अपने घर वापस आ जाते हैं और आखिर में हम देखते हैं कि वेदांत की श्राद्ध का खाना पेड़ पर लटक रहा है। तभी एक कौवा आता है, वो खाना खाता है, मतलब कि वेदांत की आत्मा को शांति मिल चुकी है। और इसी के साथ ये फिल्म यही खत्म होती है। उम्मीद है आपको ये फिल्म पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।